जय सिया राम। तो आज की वीडियो में हम 2022 के सेट 3 का पार्ट 1 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का अपरावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके बीच स्थिर वैद्युत बल होगा। ठीक है, क्या होगा ये बताना। देखो, मान लिया अगर वही आवेश जो है अगर निर्वात में होते और उनके बीच में जो बल लगता, मान लिया उनके बीच में बल लगता F0। ठीक है, तो K1 परावैद्युतांक के माध्यम में बल कितना लगेगा, वो लगेगा F0 बटा K1। भाई K1 गुणा कम हो जाएगा बल। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है F, तो यहाँ से F0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F0 की वैल्यू आ जाएगी F इंटू K1। अगर उसको हम K2 परावैद्युतांक के माध्यम में रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F0 बटा K2 हो जाएगी। K2 गुणा कम हो जाएगा निर्वात का। ठीक है, लेकिन F0 की वैल्यू क्या है, FK1 है, तो FK1 अपॉन K2 ये आंसर हो जाएगा। F0 की वैल्यू FK1 होगी, तो F इंटू K1 अपॉन K2। ये अगला कह रहा है, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रम से FR व FV हो तब क्या होगा। देखो, जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग के तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होता है। ठीक है, और अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला देखोगे तो फोकस दूरी जो है व्युत्क्रमानुपाती है अपवर्तनांक, मतलब जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा है उसके लिए क्या है, फोकस दूरी कम है, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम है उसके लिए फोकस दूरी ज़्यादा है। तो जो FR है वो डेफिनेटली बड़ा होगा FV से, वायलेट कलर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना, कोई कलांतर नहीं, 0 डिग्री का कलांतर होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। जब एक की वैल्यू मैक्सिमम दूसरे की भी मैक्सिमम, जब एक की वैल्यू 0 तो दूसरे की भी 0। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो, 2000 एंगस्ट्रॉम तो उसकी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब दिली तरंग दैर्घ्य है। तो कार्यफलन कितना हो जाएगा उसका, डब्लू हो जाएगा HC बटा लैम्डा नॉट। ठीक है, मतलब इतनी तरंग दैर्घ्य तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होने का नहीं। HC की वैल्यू मैं बता रखी है कितनी है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, और लैम्डा नोट कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम है ना इसमें आवश्यक। ठीक है, तो मतलब ये इसको लिख दो 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर से भाई देखो, 10 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया मेरा डब्लू। ठीक है, अब अगर मैं इस पर HC बटा लैम्डा ये फोटोन डाल रहा, ठीक है, और कितना 1000 एंगस्ट्रॉम का, 1000 एंगस्ट्रॉम का, यानी इसकी वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटे या क्या है 100 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी ऊर्जा का तो मैंने फोटोन डाल रहा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतनी उसको चाहिए कार्यफलन में, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हमारी HC बटा लैम्डा बराबर W प्लस K मैक्स। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण है। तो ये एनर्जी इसकी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस K, तो K कितना आ जाएगा यहाँ से, इसमें से घट के 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है, L लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा B
तथा तार बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, देखो बल क्या होता है आई बी एल साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो आई बी एल बटा 2, ये उत्तर हो जाएगा। अगला है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेल समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। नगण्य है तो भाई देखो 6 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में कितने जोड़ो उनका 6 वोल्ट ही रहेगा। अगला कह रहा है गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, किसी आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात उसकी गतिशीलता कहलाता है। म्यू बराबर वी डी बटा ई, वी डी क्या है उसका अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है वी के स्मॉल एस टी है, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अनुगमन वेग का मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकंड। अगला कह रहा है कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में किया जाए, तो भाई केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है 2 थीटा बराबर 2 लैम्बडा बटा ई, ये होती है ना, और अगर जल में करेंगे तो लैम्बडा की जगह में लैम्बडा डैश लेंगे, जल में तरंग दैर्घ्य जो है वो हो जाएगी लैम्बडा बटा एन, एन क्या है जल का अपवर्तनांक, यानी तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, समझाइए क्यों नहीं करती है। तो देखो अगर दो बल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर देखो किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम उस बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ भी प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु पर दो बल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। इस बात को अगर नहीं पढ़ी है पहले तो नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि असंभव है, अतः बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अगला यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान √2 एम्पियर है तो धारा का शिखर मान क्या होगा। देखो शिखर मान जो होता है आई नोट वो आई आर एम एस वैल्यू का √2 गुणा होता है, और इसकी वैल्यू खुद इसने √2 दिया, तो √2 इंटू √2 यानी 2 एम्पियर होगा शिखर मान। अगला कह रहा है समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो देखो इधर लिख देते हैं समस्थानिक और इधर समभारिक, ये लिखो ये है समभारिक। तो देखो बात समझो ध्यान से, ये जो है ये एक ही तत्व के नाभिक है जिनमें न्यूक्लियोनों की संख्या भिन्न भिन्न है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइटेरियम, ठीक है। तो ये क्या है इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, और ये क्या है ये भिन्न भिन्न तत्व के वे नाभिक होंगे जिनमें न्यूक्लियोनों की संख्या समान होगी, जैसे 1H3 और 2 हीलियम 3, जैसे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, ठीक है। तो ये क्या ये तो एक ही तत्व के हैं, ये जैसे तीनों हाइड्रोजन है, जैसे तीनों कार्बन है नहीं, ये क्या है ये भिन्न भिन्न तत्व के हैं, इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इनमें जो है न्यूक्लियोनों की संख्या समान है। भाई तीन इधर भी 3 न्यूक्लियोन है, इधर 3 न्यूक्लियोन है, बस इधर प्रोटॉन एक है, इधर प्रोटॉन 2 है, इधर न्यूट्रॉन 2 है, इधर न्यूट्रॉन एक है, ठीक है। कुल मिला के इधर न्यूक्लियोन समान होंगे और इधर प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, एक ही तत्व के ये भिन्न भिन्न तत्व के नाभिक होंगे। तीसरी बात इनके जो है रासायनिक गुण समान होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये है तो कार्बन ही तीनों, बस नाभिक का द्रव्यमान ही तो भिन्न है, ठीक है, यानी इनके रासायनिक गुण समान होंगे, इनके जो है अलग अलग होंगे, भौतिक गुण इनके भी अलग अलग होंगे और इनके तो अलग अलग होंगे ही। ओके, तो ये इनमें अंतर है, इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, इनमें न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझ रहे हो ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बनता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं उनको। इधर यह एक ही तत्व का है, ये भिन्न भिन्न तत्व का है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण इनके भी भिन्न भिन्न होते हैं, इनके भी भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल भी देखो, एग्जाम्पल हो गए
अगला कह रहा है किसी मकान में 200 वोल्ट मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो 200 बल्ब है, ठीक है, और 60 वाट के, तो कुल शक्ति कितनी होगी? तो 200 गुणा 60 यानी कि 6 दूनी 12,000 वाट या फिर 12 किलोवाट। भाई 1000 वाट को क्या बोलेंगे? किलोवाट बोल लेंगे। और घंटे कितने हैं? घंटे है जी 24। तो कुल शक्ति कितनी, कुल ऊर्जा कितनी होगी? कुल ऊर्जा हो जाएगी 12 किलोवाट गुणा 24 घंटे। 12 चौक 48, कैरी चार दूनी 24 और 4 28, तो 288 किलोवाट घंटा। तो 288 किलोवाट घंटा इतनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो जाएगी, ठीक है। देखो कुल शक्ति निकाल ली हमने, 60 वाट का एक बल्ब था, 200 बल्ब है, 12,000 वाट यानी 12 किलोवाट। और घंटे है 24, तो कुल ऊर्जा में वाट, कुल वाट है कुल घंटे में गुणा कर दी, ठीक है, तो इतनी ऊर्जा आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनीति का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अगर हम रिवर्स बायस कर दे, पश्च अभिनत कर दे, वैसे पश्च अभिनत क्या होता है कि पी क्षेत्र को जो है निम्न विभव पर रखे और एन क्षेत्र को उच्च विभव पर रखें, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है अवक्षय परत पर, वे समान दिशा में होंगे। उस कारण अवक्षय परत की जो चौड़ाई होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और विभव प्राचीर का मान भी बढ़ जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ता है? अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है तथा विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है, दोनों चीज बढ़ जाती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखे, तो इसके लिए आप जो है 2022 के पहले सेट की वीडियोस देखिए, उसमें आपको मिल जाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरा हो चुका है यार, बहुत सेट में हो चुका है, तो और इसके नियम सब कुछ मिल जाएगा उसमें। मतलब एक वीडियो है मेरी, उसमें जो है जो थंबनेल है ना, थंबनेल में ट्रांसफॉर्मर उतरा हुआ है, जिसमें एक कुंडली में बड़ी सी फोटो है, एक कुंडली में छोटी सी, ठीक है। तो उसी वीडियो में क्या है, उसमें पहली 16-17 मिनट में तो खाली प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला क्वेश्चन है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है। तो वो वीडियो आप देखिए, उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाओ फिजिक्स अनसोल्ड की, वहाँ मिल जाएगी आपको सब वीडियोज। तीसरे का क्या है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.4 गुणा 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, ठीक है। तो कक्षा में तुल्य धारिता लिख रखा है, धारा पूछ रहा होगा, तुल्य धारा क्या ज्ञात कीजिए, ये होगा। देखो कक्षा की त्रिज्या कितनी है? r बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यानी 0.7 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 7 गुणा 10 इधर पॉइंट लाएंगे तो -11 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो है वेग कितना है? v, तो v कितना है? 6.6 गुणा 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो कितनी दूरी तय करेगा? एक पूरा चक्कर लगाने में 2πr की दूरी तय करेगा, और वेग v है, तो समय कितना लगेगा? t बराबर 2πr और बटे v, यानी 2 और गुणा पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7। r कितना है? r है 7 गुणा 10⁻⁻11 और बटे v कितना है? ये तो भाई 2πr ही लिखा है अब तक तो, और v कितना है? 6.6 गुणा 10⁴, ठीक है। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 3 होता है 66, यहाँ 0.3 आएगा, ठीक है, यानी ये जो है ये पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पावर 3 हो जाएगी, और जो है ये हो जाएगा 2/3, और गुणा ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी 10⁻11 तो ये है, और 3 ऊपर जाएगा -14 सेकेंड, ये आ गया टी का मान, ठीक है। और धारा आई निकालनी है, आई बराबर क्या होता है? Q/T। क्यों क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। उस समय कितना ले रहा है वो? 2/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा भाई, 2/3 लिखेंगे तो 3 तो ऊपर चला जाएगा गुणा में,
ठीक है, और गुणा 10⁻⁻14 सेकेंड। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 0.8, तो इसकी गुणा करेंगे तो 2.4 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 और कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो तुल्य धारिता कितनी है, 2.4 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर। ये है। अगला क्वेश्चन है ये रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला गुण मैं कह देता हूँ, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है इनके बीच में कोई कलांतर नहीं होता, शून्य कलांतर होता है। ठीक है। दूसरी बात ये जो है, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में जो है प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। 3 गुण होंगे, कोई से भी 2 लिख दियो। आगे कह रहा है कि 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर ये है 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर। तो यह x दिशा में जा रही और ये J कैप है, मतलब I या x दिशा I कैप, ये y डायरेक्शन में J कैप, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा K कैप। ठीक है। और B का मान क्या होता है, B बराबर होता है, अगर परिमाण निकालना है तो E/C, विद्युत क्षेत्र को C यानी प्रकाश के वेग से भाग करेंगे। तो ये कितना है, 6.3 है, और ये कितना 3 × 10⁸। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो हो जाएगा 2.1 और गुणा 10⁻⁻8 टेस्ला, है नी, टेस्ला। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, के कैप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये निकाल लेंगे। B बराबर E/C फॉर्मूला होता है, पता ही है तुमको, मुझे पता। अगला है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लिखिए। देखिए इसके लिए एक वीडियो हमारी वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हमने अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ दोनों के लिए क्या कर रखा है, हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। उसके 4 का है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। तो किसी भी चालक की विद्युत आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। चित्र में जो है A व B के मध्य तुल्य धारिता जो है वो 2 माइक्रोफैरड है। तो संधारित्र C की धारिता बतानी है। यहाँ देखो, ये जो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़ के 2 और 2 कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ठीक है। समांतर क्रम में C1 + C2 से जुड़ती है ये, और श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 से, प्रतिरोध से उल्टी जुड़ती है। तो यहाँ 2 और 2 कितनी बनेगी, 4। अब ये 4 और ये 4 ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 4 और 4 का क्या बन जाएगा, 4 और 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ियो तो 2 माइक्रोफैरड बन जाएगी। और 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये किस में, 2 माइक्रोफैरड जो है वो फिर से समांतर क्रम में है। देखिए भाई 2 माइक्रोफैरड तो है, और ये सब मिलके यहाँ ये सारा मिलके 2 माइक्रोफैरड बन गया। देखो यहाँ देखो भाई, इधर ये C है, ठीक है, और इधर ये जो है 2 माइक्रोफैरड तो ये, और बाकी सब जो है जुड़ के इसके साथ समांतर क्रम में 2 माइक्रोफैरड और बन गया। ओके, तो ये 2 और 2 कितने बन जाएंगे, 4 माइक्रोफैरड। अब आगे ये C है और ये है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो तुल्य धारिता है 2 माइक्रोफैरड, तो C का मान बताना है। तो 2 माइक्रोफैरड बराबर, देखो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ेंगे, 4 माइक्रोफैरड और गुणा C और बटे 4 माइक्रोफैरड प्लस C, ये फॉर्मूला होता है। और जब तुमको पता है, अगर देखो 4 और 4 के 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, या तो ऐसे ही सोल्व कर लियो या कैसे भी करियो, C का मान भी क्या आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। क्योंकि जब 4 को सब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आधी हो जाती है सब। देखो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखो, जब ऐसे जोड़ते ना, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, और अगर ये दोनों बराबर हो, C1 C2 दोनों बराबर हो, तो वैल्यू क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी 4 और 4 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगी,
2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू है, या ये इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हो, इधर गुणा करोगे, ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालियो, 4 माइक्रो फैराड ही आएगी। पर ये काम की बात है, देखो हमने यहाँ भी लगाया, जैसे हमने यहाँ पर दो जो है 2 माइक्रो फैराड जब समांतर क्रम में जुड़ के 4 हुआ, फिर हमने कहा 4 और 4 श्रेणी क्रम में है, वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। 2 क्यों बनेगी, देखो 4 और 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ के देखो 2 ही बनेगी, ठीक है। और फिर 2 को दोबारा से जोड़ा हमने समांतर क्रम में, वो 4 बनेगी। अब 4 में क्या जोड़ू श्रेणी क्रम में जो 2 बन जाए, भाई 4 और 4 को ही तो हमने देखा अभी श्रेणी क्रम में जोड़ के 2 बन जाता है, तो सी का मान 4 आएगा। अगला कह रहा है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है जी, करते हैं। तो एक लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नोट N बटे L इंटू आई। L उसकी लंबाई है और N क्या है उसमें फेरों की संख्या, ठीक है। और तो प्रत्येक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई नोट, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा B इंटू ए, ठीक है। और जो स्वप्रेरक होता है L, वो क्या होता है L N फाई नोट बटा आई, ये होता है स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला। यानी N इंटू इसकी वैल्यू क्या है बी ए, यानी म्यू नोट N बटा L आई और इंटू ए, ये तो N फाई नोट की वैल्यू होगी, और बटा आई, तो आई से तो आई कट जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट N स्क्वायर बटा L इंटू ए, ये हो गया फॉर्मूला। दैट्स इट। ऐसे मतलब तरीके से करियो, पर तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते 2 लाइन में वहाँ पेपर में, ऐसे करियो कि एक लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इतना, अब परिनालिका के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स Y बराबर इतना। हम जानते हैं कि स्वप्रेरक L बराबर होता है N फाई नोट बटा ई बराबर ये बराबर ही, ऐसे करके अच्छे से, ठीक है। अब क्या है, ये तो कट रहा है, तो उससे अगला है किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बढ़ता है, उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। ठीक है, तो भाई वैसे तो हम दूरदर्शी के कई बार आरेख बना चुके हैं, एक बार और बना देते हैं। देखो जो है वस्तु का रखिए इसके लिए अनंत पे रखिए, और ये उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अपने फोकस पे बनाएगा। प्रकाश किरणें समांतर भेजेंगे हम, ठीक है, और हम कह रहे हैं ये उनको अपने फोकस तल के किसी बिंदु पर मिला देगा। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस है F नोट, ठीक है। और अगर हमें प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे चाहिए तो यही होना चाहिए FEB, यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नेत्रिका है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये अगर फोकस पे, अगर उत्तल लेंस के फोकस पे वस्तु धरी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देखो जो ये वस्तु धरी थी, ठीक है, उसका प्रतिबिंब इसने क्या बनाया, अपने फोकस पे बनाया। अब जो ये प्रतिबिंब बना ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनना है, तो एक प्रकाश किरण जो है समांतर ले जाएंगे, वो इसके इधर फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी इसके जो है प्रकाशी केंद्र से। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। ऐसा सा चित्र है, थोड़ा सा साफ सा बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इधर O लिख लेंगे, इसका प्रकाशी केंद्र इधर E, और ऐसे बनेगा। अब कह रहा कि यदि इस दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 250 व 5 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका व दूरदर्शी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बीच की दूरी तो क्या होगी, इसकी फोकस दूरी F नोट और इसकी फोकस दूरी है FE। देखो बीच की दूरी तो होगी FO प्लस FE, ठीक है, यानी 250 प्लस 5 255 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता क्या होती है, F बराबर माइनस के FO बटा FE, ये होती है, यानी -250 बटा 5, यानी कि माइनस की 50, यह आ जाएगी इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तब आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला होता है।
तो इस वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, 4 डे था। अब इससे आगे करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तो शायद पहले सबके सेट 1 आएंगे 2022 में, मतलब पार्ट 1 सबके। तो जी ठीक है, राम राम, पढ़ाई करते रहिए सब लोग। जय श्री राम।